नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज की ये वीडियो विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए है जिनको डर लगा रहता है कि कहीं हम परीक्षा में फेल न हो जाएं, और उनके साथ साथ उन विद्यार्थियों के लिए भी है जो कहते हैं हमारा पेपर बहुत ही अच्छा हुआ था, फिर भी इतने कम नंबर कैसे आ गए। उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि उन विद्यार्थियों को पेपर हल करने का जो तरीका होता है वो अच्छे से नहीं पता होता है। आज की जो वीडियो है, जो भी विद्यार्थी शुरू से लेकर के अंत तक अच्छे से देखेगा, मुझे नहीं लगता ये वीडियो देखने के बाद में किसी भी विद्यार्थी के मन में डर, शंका, शक रहेगा कि कहीं हम फेल ना हो जाए। और जो विद्यार्थी कहते हैं कि हम दिन रात मेहनत करते हैं, इतना पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी हमारे नंबर कम आते हैं, उन विद्यार्थियों को लगेगा ये वीडियो देखने के बाद में कि अच्छे नंबर किस प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो हरियाणा में जितने भी आपके महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हैं, सभी का जो बीए का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, पहले सेमेस्टर से लेकर के छठे सेमेस्टर तक बिल्कुल एक जैसा ही है। तो हरियाणा के जितने भी विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज मैं आपको करवाऊंगा बीए प्रथम वर्ष अर्थात स्नातक कला प्रथम वर्ष द्वितीय स्तर हिंदी का जो प्रश्न पत्र है उसका विश्लेषण, कि किस प्रकार से आपको पहले प्रश्न से लेकर के अंतिम प्रश्न तक को हल करना है। आपको पता होगा कि पहले सेमेस्टर से लेकर के छठे सेमेस्टर तक आपके कुल जो 6 सेमेस्टर हैं, उनमें जो आपकी परीक्षा होती है वो 80 अंकों की होती है। इसके अलावा 20 अंक आपके जो इंटरनल असेसमेंट अर्थात आंतरिक मूल्यांकन के होते हैं। तो ये जो 80 अंकों की आपकी परीक्षा है, उसके लिए 3 घंटे का आपको समय मिलता है। अब हम शुरू करते हैं बीए प्रथम वर्ष द्वितीय स्तर हिंदी का प्रश्न पत्र विश्लेषण। इससे अगली कक्षा में मैं आपको करवाऊंगा बीए जो चौथा सेमेस्टर आपका उसका प्रश्न पत्र का विश्लेषण, उसके बाद में छठे सेमेस्टर के जो प्रश्न पत्र है उसका विश्लेषण। तो आइए हम शुरू करते हैं बीए द्वितीय स्तर। तो आप ये देखो, जो आपके सामने उत्तर पुस्तिका आती है, पहला काम तो विद्यार्थी का ये होना चाहिए कि जैसे आपका दिन में 2 बजे पेपर शुरू हो रहा है या फिर सुबह 9:30 बजे पेपर शुरू हो रहा है, तो कम से कम भी 15 से 20 मिनट पहले हर हाल में परीक्षा हॉल यानी कि जो आपका कमरा होता है जिसमें आपकी परीक्षा होती है उसमें अवश्य पहुंचना है। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जल्दबाजी में हड़बड़ा करके आते हैं और वो जैसे ही टाइम पूरा होता है उसी समय पे पहुंचते हैं और लेते ही सीट इधर उधर से जब रोल नंबर कहीं कहीं भरना प्रारंभ करते हैं तो सबसे बड़ी गलतियां पहला जो फ्रंट पेज होता है उसी पर कर देते हैं। उसके बाद में कभी कटिंग करते हैं उसमें, कभी कुछ करते हैं, तो मानसिक तनाव उनका वहीं से शुरू हो जाता है। तो पहला काम आपका यही होना चाहिए कि आपको समय से 15 से 20 मिनट पहले हर हालत में पहुंच जाना है। वहां जाकर के आप बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठ जाओ। जैसे ही आपके सामने उत्तर पुस्तिका आती है, बिल्कुल आराम से साफ साफ लिखाई में पहला जो पेज होता है, फ्रंट पेज होता है, जिसमें आपको अनुक्रमांक आपके रोल नंबर भरने होते हैं, अपना नाम है, ठीक है, प्रश्न पत्र कोड जो कुछ भी है, बिल्कुल आराम से भरना है बिना कोई कटिंग के। पहला काम यह है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में भरना है। अब है अपना जो मुख्य काम, प्रश्न पत्र का विश्लेषण अंदर कैसे करोगे। जैसे ही आपके सामने उत्तर पुस्तिका का जो पहला पृष्ठ है वो पूरा हो गया, अगला पृष्ठ खोलोगे तो एक जो इधर वाली आपने देखी होगी ये लाइन लगी रहती है पहले से ही, ठीक है। अगर आप चाहो तो दूसरी साइड लगा सकते हो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। अब देखो, हिंदी में पहले सेमेस्टर से लेकर के छठे सेमेस्टर तक कुल 7 प्रश्न आते हैं। हर बार 7 ही प्रश्न आएंगे, कोई भी इकाई यानी कि यूनिट नहीं आती है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बिल्कुल जो आपकी उत्तर पुस्तिका है उसके सेंटर में डाल दोगे प्रश्न संख्या 1 और उसको इस प्रकार से डबल अंडरलाइन कर दोगे। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, यहां इसी साइड में ऐसे लिख देंगे सीधा, ठीक है, या फिर वो क्या करेंगे, संख्या डाल देंगे। क्योंकि जो पेपर चेक करने वाला होता है, हमारा काम है सबसे ज़्यादा उसको खुश करना।
खुश करने का अभिप्राय ये है कि जैसे ही पेपर चेक करने वाला है उसको यही नहीं समझ में आएगा कि कौन सा प्रश्न कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, बार बार वो प्रश्न पत्र को उठाएगा, उसमें मिलान करेगा, तो ऐसे ही वो थोड़ा सा गुस्से में आ सकता है, तो आपके नंबर कटने की संभावना ज़्यादा रहती है। हमारा काम यही है, जैसे विवाह में सबसे ज़्यादा हम क्या करते हैं, जो हमारे फूफा जी होते हैं उनकी तरफ ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपने उनको नाराज़ कर दिया तो हो सकता है तो पूरी आपकी जो शादी है, विवाह है, वो बिगड़ सकता है। तो हमारा काम यहाँ उसी प्रकार से है, जो हमारे पेपर चेक करने वाले टीचर्स होते हैं उनको किसी भी हालात में नाराज़ नहीं करना है। उनको ज़रूरत ही ना पड़े कि वो बार बार प्रश्न पत्र को उठाएं, आप सब कुछ उनके सामने उत्तर पुस्तिका में ही रख दो, बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में, उनको इधर उधर जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो आपको यहाँ पर भी ऐसे ही करना है कि प्रश्न जो संख्या है एक वो डाल देनी है, बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच होनी चाहिए उत्तर पुस्तिका के, यहाँ इस साइड मत लिखना। अब यहाँ देखो, प्रश्न संख्या डालने के बाद में बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कुछ ज़्यादा ही डिजाइन बनाने के लिए जो गलत चिन्ह होते हैं यहाँ उनका प्रयोग कर लेते हैं। जैसे ये वाला चिन्ह आपका, ये विवरण चिन्ह होता है, यहाँ कभी भी प्रयोग इसका नहीं होता। तो आप ऐसे ही लिखो जो मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद में जो एक लाइन यहाँ छोड़नी है, इस साइड आओ, इस लाइन से इधर लिखना है उत्तर। क्या लिखोगे? उत्तर। इसको भी डबल अंडरलाइन करो, ऐसे ही चिन्ह लगा दो। उत्तर भी आपको पूरा लिखना है। बहुत सारे विद्यार्थी इसको ऐसे 30 लिख करके छोड़ देते हैं। प्रश्न संख्या, उत्तर संख्या, ठीक है। इसके बाद में आप जो प्रश्न पत्र आपका उसको खोलना है, पहला ही प्रश्न आपका दिया हुआ मिलेगा, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो आपको वही जो हेडिंग है प्रश्न पत्र का यहाँ पे डाल देना है। क्या है वो? सप्रसंग व्याख्या, ठीक है। जैसे ही आपने सप्रसंग व्याख्या लिखी, इसको भी आप ऐसे ही अंडरलाइन कर देना। अब देखो हमने क्या काम किया अभी तक, प्रश्न संख्या जो लिखी है एक पंक्ति ये हो गई, उसके बाद में एक लाइन खाली छोड़नी है, फिर उत्तर जहां आप लिख रहे हो बिल्कुल इसकी सीधी जो वो लाइन चल रही है उसी में आपको सप्रसंग व्याख्या लिखनी है। उसके बाद में एक लाइन और छोड़ दो और यहां लिखो आप कै ख ग घ, चार आपको सप्रसंग व्याख्या के लिए जो गद्यांश है या फिर पद्यांश है वो दिए जाते हैं। आपका जो पहला, तीसरा, पांचवा सेमेस्टर होगा उनमें आपके पद्यांश आएंगे, और दूसरा, चौथा और छठा सेमेस्टर है बीए में, उनमें आपके गद्यांश आएंगे। तो जो गद्यांश है आपके वो कुल मिलाकर के 4 होंगे, और करने कितने हैं? 2। हर बार ऐसा ही होगा पहले से लेकर के छठे सेमेस्टर तक। इनकी जो आप कह सकते हो, जो पहला प्रश्न आपका 2 सप्रसंग व्याख्या करनी है, 1 के अंक निर्धारित हैं 6, तो 2 करने हैं, कुल अंक हो गए हमारे 12, ठीक है। कुल अंक कितने हो गए? 12। आपको हर बार ऐसे ही करना है। तो अब देखो, जैसे ही कोई भी प्रश्न पत्र आपने उठा लिया, आपके सामने आ गया, उसमें लिखा हुआ मिलेगा सप्रसंग व्याख्या के लिए जो पहरे दे रखे प्रश्न पत्र में वहां। तो एक जैसे इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय जो मीरपुर है, उसका पिछले कुछ साल का एक पेपर था, वो मैंने देखा था। उसमें पहला ही जो पैरा हुआ आया हुआ था वो था भयानक समस्या है, और जैसे जो भी पैरा है उसके पहले 1 या 2 शब्द लिखो यहाँ पे आप, भयानक समस्या। पूरा नहीं लिखना है, संकेत होता है, आपको दिखाना है कि इस सप्रसंग की हम, इस पहरे की हम सप्रसंग व्याख्या कर रहे हैं। तो यहां आपको फिर डैश डैश ऐसे लगा करके अंत में जो आपके 1 या 2 शब्द हैं वो आप लिख दो। उसमें लिखा हुआ था धूल उड़ती है, ठीक है, धूल उड़ती है। तो ये होता आपका संकेत जो आपने प्रश्न पत्र से ही उठाना है। पहले 1 या 2 शब्द लिखोगे। अगर आपको कै का नहीं आता तो खे का उठा लो, खे का नहीं आता तो गया गह में से आता होगा, फिर भी कोई भी नहीं आता तो लिखना जरूर है। और कोशिश यही होनी चाहिए आपकी, क्रम से चलो, पहले पहला प्रश्न, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस प्रकार से। तो हमने कै का ही उठा लिया, क्योंकि पहली बात आपको याद रखनी है, जो आपका दूसरा सेमेस्टर है इसमें एक ही नाटक है ध्रुव स्वामिनी, जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया छोटा सा नाटक है 50 पेज का, वो आप पढ़ लेना। उसमें हिंदी है, हिंदी की ही हमें हिंदी करनी है, तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे ही आपने संकेत डाल दिया, उसके बाद में एक लाइन और छोड़नी है, और एक लाइन छोड़ने के बाद में यहाँ संख्या डालनी है आपको 1, और यहाँ लिखना है
प्रसंग। ठीक है, प्रसंग को भी एक इस प्रकार से आप अंडरलाइन कर लोगे, डबल अंडरलाइन। फिर आपको यहाँ पे रोमन जो संख्या होती है उसमें एक डालना है। यहाँ तक समझ में आ गया? ध्यान दो, प्रश्न संख्या एक लाइन छोड़ दी, सप्रसंग व्याख्या फिर एक लाइन छोड़ दी, भयानक समस्या ये तो मैंने प्रश्न पत्र से उठाई, यहाँ पे आपको संकेत लिखना है यही, फिर एक लाइन छोड़नी, फिर प्रसंग, फिर आपको बिना लाइन छोड़े ये लिखना है। इसमें क्या होगा, प्रस्तुत पंक्तियां, आप पंक्तियों के साथ साथ चाहो तो इसका एक और है अवतरण भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे गद्यांश इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी गद्यांश पद्यांश के फेर में उलझ जाते हैं, उनको नहीं समझ में आता कि कौन सा गद्यांश होता है कौन सा पद्यांश होता है। अगर आपने यहाँ पे जैसे पद्यांश कर दिया तो गलत हो जाएगा। गद्यांश अगर जिस बच्चे को पता है कि गद्यांश ही है तो आप लिख सकते हो, नहीं तो इनके जो कॉमन शब्द होते हैं वो मैंने निकाले, चाहे वो कविता या कोई भी विधा आए, जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास, ठीक है, रिपोर्टाज, कोई भी विधा है तो उनके लिए पंक्तियां या अवतरण सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती होने की संभावना नहीं रहती। तो प्रस्तुत अवतरण या पंक्तियों में से आपको एक लिखना है। जैसे अवतरण लिख लिया आपने, प्रस्तुत अवतरण हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक, हमारी, अब देखो यहां से शुरू, यहां से क्या था, वापिस आओ यहां तक, हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक, हिंदी की पाठ्य पुस्तक। अब आप ये देखो कि हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक जो आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई उसका नाम क्या है, ध्रुव स्वामिनी। क्या नाम है, ध्रुव स्वामिनी। जैसे ही आपने पुस्तक का नाम लिख दिया उसको आप इन्वर्टेड कोमा, ये जो उद्धरण चिन्ह होते हैं इनमें बंद कर दोगे। ध्रुव स्वामिनी में अब आपको साथ साथ में उस पुस्तक के अंदर जो सिलेबस में लगा हुआ है, इसमें क्या है, ध्रुव स्वामिनी पुस्तक का नाम है और नाटक का नाम भी ध्रुव स्वामिनी ही है। तो ध्रुव स्वामिनी में ध्रुव स्वामिनी, फिर से इसको उद्धरण चिन्ह में बंद कर दो, नाटक से। अगर आपने यहाँ पे अवतरण लिखा है तो अवतरित लिख दो, नहीं तो लिया गया है, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। तो यहां अवतरण था तो मैंने लिख दिया अवतरित है। अब अच्छे से ये पंक्ति पढ़ो, प्रस्तुत पंक्तियां या फिर अवतरण हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक, क्या लगी ये पाठ्य पुस्तक, ध्रुव स्वामिनी में ध्रुव स्वामिनी नाटक से अवतरित है, क्योंकि उस पुस्तक में एक ही नाटक है ध्रुव स्वामिनी। वो आपको करना क्या है, पहली पंक्ति में पुस्तक का नाम देना है और पुस्तक के अंदर जो भी, जैसे पिछली बार आपने अलग अलग कवि पढ़े थे, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, तो वो अलग अलग लिखने थे। अब क्या करना है, पुस्तक के अंदर केवल एक ही नाटक है, वही नाटक का नाम है, वही पुस्तक का नाम है, दोनों आप यहाँ पे डाल दोगे। उसके बाद में आपकी जो दूसरी प्रसंग की पंक्ति है वो इस प्रकार से होगी, इसके रचयिता, क्योंकि मैं यहाँ पे लेखक इसलिए नहीं लिख रहा, कई बार बच्चे जैसे क्या करते हैं, कवि होगा तो भी लेखक, ठीक है, लेखक होगा तो कवि, उल्टा सीधा कर देते हैं। तो हमने क्या किया, इसके रचयिता, रचयिता का मतलब होता है रचने वाला, चाहे उसने कविता रची हो, चाहे नाटक रचा हो, चाहे कहानी हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे निबंध हो, कुछ भी हो, आप यहाँ पे एक कॉमन शब्द जहाँ पे गलती होने की संभावना ना के बराबर है तो रचयिता लिखो। यहां रचयिता में आपको वर्तनी की गलती नहीं करनी है। बहुत सारे विद्यार्थी च के ई की मात्रा लगा देते हैं, वर्तनी का अर्थ होता है स्पेलिंग, स्पेलिंग गलती यहां आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। इसके रचयिता, क्योंकि जैसे आप रचयिता लिखोगे य के ही ई की मात्रा लगेगी। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद है, इसको आप अंडरलाइन से हाईलाइट करो, क्योंकि अगर आप चाहो ना, जिन विद्यार्थियों की लिखने की जो गति है, स्पीड है, थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इनके साथ जैसे ही आपने नाम लिखा है यहाँ पे नाटककार का, लेखक का, तो विशेषण लगा दो उनकी शोभा बढ़ाने के लिए। जैसे इसके रचयिता भारतीय साहित्य के महान हस्ताक्षर, छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी हैं, यानी कि उनके साथ में विशेषण लगाओगे तो
शोभा बढ़ सकती है, नहीं तो जिसकी लिखने की गति कम है, अगर आप इस प्रकार से ज़्यादा यहीं से बढ़ाने लग जाओगे तो आपका पेपर पूरा नहीं होगा। तो आपको इतना ही लिख देना है, इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद है। ये वाली जो 2 पंक्तियां हैं, बीए सेकंड सेम में कहीं से कोई भी सरलार्थ आपसे पूछा जाता है, ये बिल्कुल एज इट इज लिखनी है, कोई भी यहाँ पे फेर बदल नहीं करना आपको। फिर आएगी आपकी तीसरी पंक्ति, इसमें मैंने लिख दिया खालिस्तान का वर्णन किया गया है, वर्णन किया गया। अब यहां पे आप समझो खालिस्तान में आपको भरना क्या है। खालिस्तान में भरना है ये वाला जो भी पहरा आपने प्रश्न पत्र में पढ़ा है, जैसे भयानक समस्या है, यहाँ पे रामगुप्त और शिखर स्वामी आपस में जो वार्तालाप कर रहे हैं, उन्होंने जो शकराज की शर्तें थी, संधि प्रस्ताव था, उनको मान लिया है। और उनकी बातों को जो रामगुप्त की बहन है, चंद्रगुप्त की बहन है मंदाकिनी, वो सुन रही है। वो सुनने के बाद में कहती है कि भयानक समस्या है, कैसे मूर्खों ने अपने राज्य को दांव पे लगा दिया है, ठीक है, गौरव का राज्य का जो गौरव है उसका सत्यानाश करने पे तुले हुए हैं। तो इस प्रकार से जो पंक्तियां थी उसका जो मुख्य निचोड़ है वो लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें जो एक ही पंक्ति में कोशिश करना, ज़्यादा मत बढ़ाना, यहाँ पे जो एक ही पंक्ति में निचोड़ निकल रहा हो उस पहरे का, वो यहाँ आपको लिखना है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ जो आपका प्रश्न के 3 पॉइंट बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो पेपर चेक करने वाला होता है, जो टीचर है, उसको हमें खुश रखना है, खुश करना है, कहीं उसको दिक्कत ना हो इनको पढ़ने के लिए। एक तो हमारी जो पंक्तियां हैं, पेज है, उनकी संख्या बढ़ेगी। आप इस प्रकार से लिखोगे तो एक साफ साफ लिख रहे हो, बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहे हैं। कहीं भी आपने शायद किसी भी पुस्तक में इस प्रकार से नहीं देखा होगा कि प्रश्न के भी उन्होंने 3 इस प्रकार से सब पॉइंट बना दिए हों। तो यहाँ आपको 3 अलग अलग सब पॉइंट प्रसंग के बनाने हैं, अच्छे से इसको समझाने के लिए। और जैसे ही आपने इस प्रकार से बना लिए तो कई विद्यार्थियों को अब लग रहा होगा कि हमने ऐसे पहले तो कभी नहीं देखा है, कहीं हमारे नंबर जो आते थे वो भी ना कट जाए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, प्रैक्टिकली रूप में आपको बताता हूँ। बहुत सारे विद्यार्थी जो मुझसे पहले पढ़े हैं उनको मैंने ये तरीका बताया है, तो उनके नंबर बहुत अच्छे आए हैं, ठीक है। तो उसके बाद में जैसे ही हमारा प्रश्न खत्म होता है, एक लाइन यहाँ छोड़नी है, फिर आप लिखोगे यहाँ पे 2 नंबर डाल करके, या तो आप सरलार्थ लिख दो, नहीं तो व्याख्या लिख दो, ठीक है। इसको भी आप ऐसे ही अंडरलाइन कर लोगे। आपको ये चीजें कुछ ध्यान में रखनी है। प्रश्न पत्र बीच में उत्तर इस तरफ, सप्रसंग व्याख्या जैसे लिख लिया, थोड़ा सा आगे, इससे थोड़ा आगे कैप भाग लिखना है। जब आप ख लिखोगे ना तो ही इसकी बिल्कुल जो सीधी लाइन यहाँ तक आएगी, आपको वहां लिखना है ख, नहीं तो थोड़ा आगे सरका लिया, 1 नंबर डालना प्रसंग। इससे आगे रोमन में यहाँ पे मैंने 1 लिखा था तो इसके बिल्कुल नीचे 2, इसके बिल्कुल नीचे 3, 1 यहाँ था प्रसंग, 2 संख्या यहाँ पे डाल दी मैंने, यही बिल्कुल इसके नीचे, ठीक है। तो सप्रसंग व्याख्या के बाद में हमने लिखना है सरलार्थ, या फिर आप व्याख्या लिख सकते हो। इनमें एक थोड़ा सा अंतर ये होता है, अगर आप सरलार्थ लिख रहे हो तो जो भी आपके सामने पहरा दिया गया है उसको आप सरल अर्थों में लिखोगे, आसान भाषा में समझाओगे। अगर आपने व्याख्या लिखा है यहाँ पे तो आप क्या करोगे, सरल अर्थों में समझाने के साथ साथ आप उसकी व्याख्या कर रहे हो, आप उसका संक्षेप की बजाय विस्तार से वर्णन कर रहे हो। यहाँ अगर आपने व्याख्या लिखने के बाद में विस्तार से वर्णन करने लग गए तो आपके पास में समय का बहुत ज़्यादा अभाव होता है। समय की कमी को देखते हुए आप यहाँ पे सरलार्थ ही लिखो। जितना पूछ रखा है, जैसे 4 पंक्तियों में पूछा है तो 4 पंक्तियों में ही उसको आसान भाषा में समझा दो। नहीं तो आप 4 पंक्तियों को अगर 8 से 10 पंक्तियों में समझाने लग गए तो आपके पास में इतना समय नहीं है, आपका पेपर पूरा किसी भी हालत में नहीं होगा। तो यहाँ अब इसको कैसे करना है सरलार्थ को, अब ये मत सोचना हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, किस प्रकार से करें, कुछ खास नहीं है। जैसे आप उसको पढ़ोगे उसमें हिंदी लिख रखी है, और हिंदी के अगर आपको कुछ पर्यायवाची शब्द आते हो या फिर पता होगा कि थोड़ा मुश्किल शब्द जो आपको नजर आ रहा है, जैसे हो सकता है संस्कृत का कोई शब्द आ गया, विदेशी भाषाओं का आ गया, ठीक है, अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू, इनका शब्द आ गया, कोई एक आधा ऐसा शब्द आ सकता है बीच में, उसको आप हिंदी में आसान भाषा में समझाओगे।
आपको लगभग शब्दों का पहले से पता होता है, कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे जो लिख रखा है उसी को आपको लिखना है, थोड़ा सा आसान भाषा में लिखना है और ये लिखना ज़रूरी है। नहीं लिखा तो इनके नंबर नहीं मिलने वाले। जैसे आपने देखा होगा जब आपने पहली बार प्रार्थना पत्र जो एप्लीकेशन लिखी होगी तो टीचर ने समझाया होगा कि ऊपर से जैसे आप लिखते हो सेवा में प्राचार्य जी, ठीक है, आगे स्कूल या कॉलेज का नाम ऊपर लिख दिया और बीच वाला जो हिस्सा है जो आपका मेन है, जो टारगेट किसके बारे में आपको ये एप्लीकेशन लिखनी है, प्रार्थना पत्र लिखना है, वो नहीं लिखा और नीचे आपने लिख दिया आपका आज्ञाकारी शिष्य, तो आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाला है जब तक बीच में नहीं लिखोगे। और वैसे देखा जाए तो जो आपकी सह प्रसंग व्याख्याएं होती हैं इनमें जो कुछ भी है प्रसंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद में जो आपका अंत में बहुत सारे जो टीचर्स और किताबें हैं वो विशेष बताती हैं, वो विशेष की जगह मैं आपको साहित्यिक सौंदर्य लिखवाऊंगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ साथ में ये भी महत्वपूर्ण है लेकिन इसका महत्व उतना नहीं है पेपर चेक करने वाले की नज़र में जितना महत्व प्रसंग और विशेष यानी कि साहित्यिक सौंदर्य का है। तो अब देखो पहला पॉइंट प्रसंग, दूसरा सरलार्थ। अब हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ जिसका नाम हम लिखेंगे यहाँ पे साहित्यिक सौंदर्य। हमने 2 पॉइंट कर लिए हैं, प्रसंग और सरलार्थ। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है साहित्यिक सौंदर्य। क्या लिखोगे? साहित्यिक सौंदर्य। देखो लगभग पुस्तकों में आप विशेष देखते हो, मैं यहाँ पे विशेष इसलिए नहीं लिखवा रहा क्योंकि विशेष का अर्थ होता है कुछ अलग हो, सामान्य से हटके हो, विशिष्ट हो। क्योंकि जैसे ही आप विशेष की बातें करते हो तो सभी जो कवि हैं, लेखक हैं, वो एक जैसे ही बातें लिख रहे हैं। तो हमने यहाँ से विशेष को हटा करके साहित्यिक सौंदर्य का इस्तेमाल किया है। वो इसलिए किया है जो भी कवि है, लेखक है, अपनी कविता लिख रहा है, नाटक लिख रहा है, उपन्यास कहानी लिख रहा है, तो उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करता है वो, ठीक है। तो इसलिए हमने उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए किसकी सुंदरता बढ़ानी है? साहित्य की। नाटक, कहानी, उपन्यास, कविता सब कुछ साहित्य में ही आता है, तो साहित्यिक सौंदर्य। अब इसके अंदर हम पहला पॉइंट लिखेंगे रोमन में, जो आपने प्रसंग का अंतिम लिखा था, एक प्रकार से उसका जो भावार्थ था, उसका निचोड़ था, वो यहां आपको डालना है। तो इसमें खालिस्तान का वर्णन किया गया है, का वर्णन। आपने जो कुछ भी प्रसंग में इसका निचोड़ लिखा है उसी को थोड़ा सा बदल करके आप साहित्यिक सौंदर्य का पहला पॉइंट बना दो। इसी पॉइंट में थोड़ी सी दिक्कत होगी, उसके बाद में बिल्कुल आसान है सबके लिए। चाहे आपका ध्रुव स्वामिनी नाटक में कहीं से कोई भी पैरा पूछा जाए तो आपको इसी प्रकार से करने हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे कि आपने अभी तो बताया था कि यहाँ आपने रोमन में 1 डाल दिया तो इसके नीचे आएगा 2, लेकिन कहीं कहीं सुविधा अनुसार हम बदल सकते हैं, हर जगह नहीं बदलना है। अगर मैंने भी यहाँ लिख दिया इसको 2 नंबर डाल के, तो बार बार, क्योंकि ये वाले जो पंक्तियां बनेंगी, पॉइंट्स बनेंगे आपके, यहाँ एक ही पंक्ति में खत्म करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे तो हर बार वो अगली पंक्ति में जाएंगे। तो इससे अच्छा यही है कि सुविधा अनुसार हमने थोड़ा सा इसको इधर सरका लिया। तो दूसरा क्या होगा? भाषा सहज, सरल एवं भावानुकूल लिख सकते हो, भाव के अनुकूल है। पाठ का अनुकूल लिख सकते हो, पाठक जो पढ़ने वाले होते हैं उनके अनुकूल है। पात्रानुकूल भी लिख सकते हो। पात्रानुकूल आपको कविता में नहीं लिखनी है, ठीक है। कुछ विधाएं ऐसी होती है जहाँ पे आप पात्रानुकूल नहीं लिख सकते हो, यहाँ आप नाटक में लिख सकते हो, क्योंकि नाटक के अंदर पात्र होते हैं, जो अभिनय कर रहे हैं उनको हम पात्र कहते हैं। तो पात्रानुकूल भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, कोई भी एक आप उठा करके लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिख दिया है पात्रानुकूल। पात्रानुकूल, पाठकानुकूल, भावानुकूल, जो आपको सही लगे वही आप लिख दो। तीसरा जो आपका यहाँ पे पॉइंट बनेगा, जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो कुछ भी लिखा गया है उनकी जो भाषा है
वो है साहित्यिक खड़ी बोली। साहित्यिक खड़ी बोली। तो साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। ठीक है, 1 2 3 6 नंबर का हमारे पास ये पहला क भाग का प्रश्न है। तो हमें 6 ही पॉइंट यहां पे लिखने हैं। चौथा पॉइंट आप लिखोगे, जो सभी कवि और लेखक हमारे हिंदी साहित्य में अपनाते हैं, तत्सम तद्भव शब्दावली। तत्सम तद्भव, तद के नीचे आपको हलचल लगा देना है। तत्सम तद्भव, इसके नीचे भी हलचल लगा देना। यहां देखो आप, तत्सम और तद्भव। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हों, और जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, चाहे एक आम इंसान ही क्यों ना बोल रहा हो, वो भी तत्सम शब्दों का प्रयोग करता है। कवि और लेखक तो करते हैं। तद्भव वे शब्द हैं जो अपना रूप बदल करके हिंदी में आ गए हों। जैसे संस्कृत में शब्द है अग्नि, हिंदी में आ गया अपना रूप बदल के आग, तो अग्नि तत्सम है और आग तद्भव रूप है। तो इसी प्रकार से सभी कवि और लेखक इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है। पांचवा जो आपका पॉइंट बनेगा, यहां आप जो नाटक है ध्रुव स्वामिनी, पूरा ही नाटक एक तरीके से संवाद शैली में है। कहीं कहीं प्रश्नात्मक शैली है, कहीं कहीं जो आत्म संवाद है वो भी नजर आएगा आपको, लेकिन यहां आप लिखोगे संवाद शैली है। मैं यहां जितने भी पॉइंट आपको बता रहा हूं, ध्रुव स्वामिनी नाटक में कहीं से कोई भी पहरा आ जाए, आपको ऐसे ही लिखने हैं। संवाद शैली का प्रयोग किया गया है या फिर हुआ है। छठा जो पॉइंट आपका, वैसे गुण का भी बना सकते हो। यहां आपको कोशिश करनी है, किसी भी जो भी गद्य विधाएं होती हैं उनमें आपको अलंकार और छंद ये नहीं लेके आने हैं। आप गुण लेके आ सकते हो, रस लेके आ सकते हो, या फिर हमने एक आसान सा जो पॉइंट है वो यहां पे लिख दिया है, शब्द चयन सर्वथा उचित है। सर्वथा उचित है। अगर उचित ही नहीं होगा तो फिर वो नाटक कविता कुछ बनेगा ही नहीं। देखो यहां पे जो शब्दों का चयन है, भयानक समस्या है, धूल उड़ती है, आप बिल्कुल इसी एक वाक्य को उठा के देखो। अगर इस प्रकार से लिख दिया होता, उड़ती धूल समस्या भयानक है, तो उल्टा सीधा हो गया, शब्दों का चयन सही नहीं हुआ। तो शब्दों का चयन सही होगा तभी तो कोई नाटक कहानी कविता बनेगी। तो शब्दों का चयन हर जगह सही होता है। तो इस प्रकार से आपको कुल 6 साहित्यिक सौंदर्य के भी पॉइंट लिखने हैं। तो आपका जो प्रश्न संख्या 1 है उसका क भाग है वो यहीं पे खत्म होता है। ख भाग भी बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। बदलाव करना है तो कहाँ करना है, आपके सरलार्थ में। सरलार्थ में क्या करना है आपको, कि जो हो सकता है, अब की बार तो ये मंदाकिनी वाला आ गया, कभी कोमा वाला आ सकता है, रामगुप्त शेखर स्वामी का हो सकता है, ध्रुव स्वामी चंद्रगुप्त का हो सकता है। तो यहाँ से आपको पहला पॉइंट इसका है, प्रश्न का तीसरा पॉइंट व्याख्या, इसमें थोड़ा सा बदलाव करना है। बाकी के पॉइंट आपको बिल्कुल सेम रखने हैं। अब ये सोचोगे हो सकता है आपके 6 पॉइंट याद न रहें, तो एक आधा हम और भी लिख सकते हैं याद रखने के लिए। जैसे 7वां पॉइंट हमने लिख दिया, वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास कुछ सरल कुछ जटिल किंतु रोचक है। इसका अर्थ यह है, जब भी आप नाटक को पढ़ रहे हो, एक बार तो बिल्कुल आसान लगता है, एक बार थोड़ा सा मुश्किल लगता है, कुछ सरल है कुछ जटिल भी है किंतु रोचक है, फिर भी हमें पढ़ने में आनंद आ रहा है। तो एक पॉइंट ये बढ़ा सकते हो आप। रस का भी जोड़ सकते हो। रस तो जैसे ही आप पढ़ोगे, जो आपके अंदर से फील होता है वही रस होता है।
ठीक है। तो रस के साथ साथ में आप गुण का भी लिख सकते हो। शैली हमने यहाँ पे संवाद शैली लिखी दी है। तो ये आपके बनेंगे इस प्रकार से 6 पॉइंट आपको कम से कम करने हैं साहित्यिक सौंदर्य में। तो कै बाग है वैसे ही ख बाग होगा। ये आपके जो 12 अंक है यहाँ पे किसी भी हालत में एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। अगर आपने यही तरीका अपनाया, आपने कोई भी इसमें छेड़खानी नहीं की, प्रश्न संख्या, उत्तर संख्या, सप्रसंग व्याख्या, कै बाग में इस प्रकार से लिखना है, उसके बाद में ख में बिल्कुल आप ऐसे ही चलाओगे, उसको सेम करना है। तो ये है आपका प्रश्न संख्या 1। कुल इसके 12 अंक आपको ऐसे नहीं करना है, कै बाग एक बार कर लिया, फिर दूसरा प्रश्न लिया है, फिर तीसरा लिया है, फिर हमें ख बाग कर लिया, ऐसे नहीं करना है। प्रश्न संख्या जो डालो उसके कितने भी अंदर के जो भाग हैं वो सारे आपको एक साथ ही करने होते हैं। कई बार लगता है कि हमें आते नहीं, तो उनके लिए आप जितने पेज में आप लिखते हो पेज खाली छोड़ सकते हो, बाकी करके बाद में जब वापस लिखो तो उन्हीं खाली पेज में आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 आपको लिखनी है। अब हम बढ़ते हैं जल्दी जल्दी दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें प्रश्न की तरफ। आइए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर इम्पोर्टेंट बता दो कि कौन कौन से प्रश्न हमारे पेपर में आने वाले हैं। मैं आपको इम्पोर्टेंट भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि कौन सा प्रश्न कितने पेज में लिखना है सभी 7 प्रश्नों के बारे में, और साथ साथ ये भी बताऊंगा किस प्रश्न के लिए कितने अंक निर्धारित हैं, कितने समय में आपको लिखने हैं, प्रत्येक प्रश्न की जो टाइमिंग है वो क्या होनी चाहिए। तो आइए हम एक बार दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। तो यहाँ भी आपको ऐसे लिखना जैसे आपको मैंने बताया था प्रश्न संख्या 1 लिखी थी, तो बीच में ही डालना है प्रश्न संख्या 2। आपको ध्यान रखना है जैसे आप पहला प्रश्न कर रहे हो वो लिखते लिखते आपका जैसे 2 पेज में खत्म होता है तो अगले तीसरे पेज में चला जाएगा, 3 पेज में खत्म हो रहा है तो चौथे पेज पे चले जाएगा। कई बार ये होता है कि हमारा जैसे पूरी जो उत्तर पुस्तिका की पेज होता है नीचे की 3 या 4 लाइन छूट जाती हैं, फिर सोचते हैं कि इन लाइनों का हम क्या करें, उसी में हम प्रश्न संख्या अगली डाल देते हैं। ऐसी गलतियां मत किया करो। जो 36 पेज की उत्तर पुस्तिका आपके लिए बनाई है वो 36 पेज आप पूरे यूज कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी वही नीचे अगर 2 लाइन बचती है वहां पर भी प्रश्न संख्या डाल के अगला प्रश्न प्रारंभ कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। 3, 4, 5 लाइन भी बचती हैं तो उसको आप छोड़ दो, अगले पेज पे जाओ। हाँ, अगर आधा पेज बच रहा है तो वहां आपको क्या करना है, वो ऐसे लाइन खींचोगे आप, 2 लाइन खींच के फिर अलग अलग पार्ट कर लोगे प्रश्न संख्या 1 की, 2 की, 2 की या 3 की, तो वहां आप लिख सकते हो। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। तो प्रश्न संख्या 2 डाल लिया आपने, यहां जैसे आपकी वो लाइन लगी हुई होती है वैसे ही आपको यहाँ पे उत्तर संख्या डालनी है। उत्तर लिख दिया। उत्तर लिखने के बाद में आप ये देखो कि प्रश्न संख्या 2 उसमें पूछा क्या जाता है। बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि पहले वाले जो हमारे सेमेस्टर में साहित्यिक परिचय आया था, अब की बार भी हम साहित्यिक परिचय कर लेते हैं, हमारा काम चल जाएगा। लेकिन ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि पिछली बार आपके 7 कवि थे, अब की बार केवल एक ही नाटककार या लेखक है, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का आपको साहित्यिक परिचय तो याद करना है, लेकिन इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि वो साहित्यिक परिचय आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। हो सकता है नाटक में से कोई भी बड़ा प्रश्न पूछा जा सकता है, नहीं तो ध्रुव स्वामी नाटक के साथ साथ जयशंकर प्रसाद ने कुछ और भी प्रश्न आपके पाठ्यक्रम में दे रखे हैं, जैसे प्रसाद की नाट्य कला, ठीक है। तो उनमें से भी कोई भी आलोचनात्मक प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 2 में कुल मिलाकर के आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और करना आपको उनमें से केवल एक, और इसके जो नंबर निर्धारित हैं वो है 8। इस प्रकार से ये 8 अंक का आपका प्रश्न संख्या 2 होगा। तो जिस प्रकार से साहित्यिक परिचय आएगा तो आप कर सकते हो शुरुआत में जन्म एवं परिवार या जीवन परिचय, उसके बाद में साहित्यिक रचनाएं, उसके बाद में साहित्यिक विशेषताएं, उसके बाद में भाषा शैली। लेकिन मुझे लगता है यहाँ ना के बराबर संभावना है जयशंकर प्रसाद के साहित्यिक परिचय आने की। यहाँ जो प्रश्न आने वाले हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, किसी भी पात्र का चरित्र चित्रण पूछा जा सकता है, जैसे ध्रुव स्वामिनी का चरित्र चित्रण लिखो, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि नाटक की जो तात्विक विवेचना होती है,
नाटक का मूल उद्देश्य होता है। इस प्रकार से आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर यहाँ पूछ लिया गया कि ध्रुव स्वामी नाटक की तात्विक विवेचना करो, तो कैसे करोगे आप? देखो, सेम ऐसे लिख दिया आपने प्रश्न उत्तर। यहां आपको लिखना है जो पूछ रखा है वही, ध्रुव स्वामिनी नाटक की तात्विक विवेचना, तात्विक विवेचना। ठीक है, आपको बिल्कुल ऐसे ही काम जो मैंने पहले प्रश्न में बताया था वो करना है। आप एक स्केल रखना, बिल्कुल सीधी लाइन जल्दी जल्दी लग जाएंगी, उसका प्रयोग जरूर करना। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक की तात्विक विवेचना, इसको आप किस प्रकार से करोगे? शुरुआत में आप कोई भी बड़ा प्रश्न लिख रहे हो तो उसकी जो भूमिका होती है वो लिखनी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। भूमिका में क्या लिखोगे आप? हाँ, अब यहाँ डाल सकते हो ये वाला चिन्ह जो मैंने प्रश्न के लिए मना किया था, क्योंकि अब हम यहाँ पे विवरण दे रहे हैं। ठीक है, किसी चीज का विवरण देना हो तब इस चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, तो भूमिका में क्या लिखोगे आप? ध्रुव स्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया उनका अंतिम नाटक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नाटक है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के अंदर जो कुछ बातें थोड़ी सी वो बताओगे, तत्वों के बारे में बताओगे, थोड़ा सा बेस बनाना, उसकी भूमिका लिखनी है 4 या 5 पंक्तियों में। उसके बाद में इसके जो मुख्य बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, वो किस प्रकार से लिखोगे आप? यहाँ पे तात्विक विवेचना पूछ रखी है आपको, तो यहाँ लिख लो आप तात्विक विवेचना। ठीक है, इसको आप ऐसे सर्कल में बंद कर दो, बिल्कुल कोशिश करना जितना गोल उसकी। फिर आप यहाँ इस जगह से लेना स्टार्ट कर दो। जैसे आपके 8 पॉइंट बन रहे हो जहाँ पे, तो इसकी बिल्कुल सीध में आप बना लो यहाँ पे चौथा पॉइंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखो 3, 2, 1। यहाँ लिखो 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब देखो स्केल लेकर के आपको इस प्रकार से ये खींच देने हैं। यहाँ से मैंने पहले कहा था आपका जो मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि जो पेपर चेक करने वाला है उसको खुश किस प्रकार से रखा जा सकता है। तो यहाँ आप इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हो, और इन चीज़ों का प्रयोग करोगे ना तो आपकी जितनी भी ज़्यादा पेजों की संख्या है वो भी बढ़ेगी। तो तात्विक विवेचना आपने लिखा इस प्रकार से, सूर्य का जो सूर्य आपने देखा होगा उसकी किरणें फैलती हैं, सूर्य को बनाओ, उसकी किरणों को इस प्रकार से फैला दो। तो अब देखो इनके पॉइंट्स मुख्य कौन कौन से होते हैं। पहला पॉइंट होता है तात्विक विवेचना में कथानक। ठीक है, याद कर लो, इन सब की वीडियो मैंने वैसे पहले बना रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। कथानक, इसी को हम कथा वस्तु भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट होगा आपका देश काल एवं वातावरण। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखो आप यहां पे पात्र योजना। चौथा पॉइंट लिखो संवाद योजना। पांचवा होगा आपका संकलन त्रय। छठा लिखो अभिनेता। ठीक है, सातवां लिखो उद्देश्य, और अंतिम पॉइंट आप लिख दो यहां पे भाषा शैली। अब आपको क्या करना है, पहले पेज पे, पहले पृष्ठ पे आपको ये लिख देना है। उसके बाद में यहां से एक एक पॉइंट उठाते जाओ, इनका वर्णन करते जाओ। 8 अंकों का है तो इसमें आप अधिकतम 4 पेजों में खत्म करो। एक पेज तो आपका यही हो जाएगा, भूमिका डालनी है आपको और ये लिखने हैं। उसके बाद में 3 पेज बचते हैं, उन 3 पेज में आपको निष्कर्ष भी निकालना है, और इन 8 बिंदुओं का जो अंदर का विवरण है थोड़ा थोड़ा
वो भी देना है। तो इनके अंदर का विवरण देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाओ और वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी आपका आलोचनात्मक प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो ध्रुव स्वामिनी नाटक से हो, चाहे अगला जो आपकी यूनिट है भक्ति काल वाली वहां से हो, कोशिश करना आप ये तरीका अपना सकते हो, चाहे वो 8 नंबर का हो, चाहे 4 नंबर का हो, चाहे 5 नंबर का हो। इस प्रकार से आप सूर्य बनाओ, उसकी किरणों को बिखेर दो, वहां उनके बिंदुओं के नाम लिख दो, वहां से उठाते जाओ, लिखते जाओ। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है, अगर मान के चलो ये 8 पॉइंट है यहाँ पे, इनमें से आपको 3-4 पॉइंट भूल गए बीच बीच में से, जितने याद है उतने लिखो और उसके बाद में यहाँ उठाते जाओ, लिखते जाओ। जैसे ही याद आए बीच में फिर डाल दो, फिर उठा लो, फिर लिख लो नीचे। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न संख्या 2 हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 2 के लिए मैंने बताया है 4 पेज करने आपको, 8 अंक का है, एक ही प्रश्न करना होगा आपको 2 में से। तो अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। आइए अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। एक छोटा सा निवेदन आपसे कि जो भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी नई वीडियोज आएंगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इससे पहले कि जितने भी वीडियोज आपको देखनी है, ध्रुव स्वामिनी नाटक की सारी जितने भी वीडियो हैं, लगभग 15 वीडियो मैंने बना रखी हैं। इसके अलावा जो आपकी अगली यूनिट है भक्ति काल वाली, उसकी भी वीडियोज बना रखी हैं। इसके अलावा जो अंतिम यूनिट है उसकी भी कुछ वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो आपको करना क्या है, चैनल पे जाके विजिट करो और उसमें जितनी भी प्लेलिस्ट आप देखो कि आपको जो भी वीडियो देखनी हो उसी वीडियो को देख सकते हो। तो अब हम देखते हैं कि तीसरा प्रश्न किस प्रकार से होगा। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में आपसे पूछा जाएगा कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं, इनमें से कुल मिलाकर के 6 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कितने? 6। लेकिन आपको कितने करने हैं? 4। जो 4 करने हैं उनके अंक कितने निर्धारित है? प्रत्येक के 4। तो इस प्रकार से ये वाला जो प्रश्न है वो 16 अंकों का होगा। यहां देखो आप, पहला जो प्रश्न था सप्रसंग व्याख्या वाला, उसके अंक थे यहाँ 12। दूसरा जो प्रश्न अभी मैंने करवाया है उसके अंक थे 8 और तीसरा है 16। इस प्रकार से कुल 36 अंक की आपकी पहली इकाई अर्थात ध्रुव स्वामिनी नाटक है, 36 अंकों का। तीसरा प्रश्न जैसे ही खत्म होगा आपकी पहली इकाई भी खत्म हो जाएगी। तो तीसरे प्रश्न में आपसे अंदर से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इस प्रकार से होंगे कि ध्रुव स्वामिनी नाटक का उद्देश्य क्या है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त की चारित्रिक विशेषताएं लिखो, कोमा की चारित्रिक विशेषताएं लिखो। तो कोशिश करना जितने भी आपको पॉइंट्स वाले बिंदुओं वाले प्रश्न मिलते हैं ना वही करना। अगर बिंदु वाले नहीं मिलते तो क्या करोगे, शुरुआत में जैसे कै ख ग ग इस प्रकार से, या फिर 1 2 3 4 जो आपसे पूछे जाए, हो सकता है आपसे रोमन में पूछे जाएंगे तो आपको जैसे यहाँ डाल लेनी है। प्रश्न नंबर 3 का जो पहला भाग है उसका यहाँ पूछ रखा है आपसे कि ध्रुव स्वामिनी नाटक का नामकरण सिद्ध करो। तो आपको हेडिंग ऐसे लिखना है, ध्रुव स्वामिनी नाटक का नामकरण। 4-4 नंबर के लिए है। शुरुआत में क्या करोगे, आपको लग रहा है अब यहां से हम पॉइंट्स नहीं बना सकते ज्यादा, तो क्या करोगे, सबसे पहले लिखो आप उसकी भूमिका। ठीक है, भूमिका जैसे ही आपको ज्यादा पंक्तियों में नहीं लिखनी है, 3 से 4 पंक्तियां ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये वाला जो प्रश्न है अधिकतम आपको 1.5 पेज में लिखना है। अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा एक साइड का पूरा, आधा अगली साइड का। भूमिका लिख दी आपको 3 4 5 पंक्ति मैक्सिमम। उसके बाद में आप पहरा बदल लो। ठीक है, पहरे बदल करके इसके नामकरण के बारे में समझाओ और अंत में अगले पेज पे आपको निष्कर्ष लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि किसी भी प्रश्न में निष्कर्ष या उपसंहार नहीं लिखोगे तो उस प्रश्न को हम कभी नहीं मानते कि ये खत्म हो गया, वो चल रहा है। जब तक आप उसका निचोड़ निष्कर्ष या उपसंहार के माध्यम से नहीं निकालते हो तब तक वो प्रश्न आपका खत्म नहीं होता है। तो इस प्रकार से नामकरण पूछा जाए तो ऐसे करना है। फिर अगला, जैसे ये हमारा 1.5 पेज में खत्म हो गया,
फिर आपको एक ऐसे लाइन खींच लेनी बीचों बीच सिंगल लाइन, केवल एक। प्रश्न खत्म हो तो दो, प्रश्न का एक पार्ट खत्म होता है बीच में तो एक पंक्ति, क्योंकि मैंने कहा है 1.5 पेज में ही खत्म करना है। तो 1.5 पेज के बाद में हमारे पास आधा पेज और बचता है, तो आप एक के बजाय अगला डाल लो। अब दूसरा, इसमें आपसे पूछा जाएगा कोई भी प्रश्न हो सकता है, जैसे चंद्रगुप्त की चारित्रिक विशेषताएं लिखो या बताओ, चारित्रिक विशेषताएं। तो आपको ऐसे ही हेडिंग डालना उसका। फिर आप यहां आ जाओ, सबसे पहले लिखो भूमिका लिख दो। भूमिका में आप बताओ चंद्रगुप्त है कौन। ध्रुवस्वामिनी नाटक का जो नायक है वो चंद्रगुप्त, थोड़ा उसके बारे में समझाओ। फिर उसके चारित्रिक विशेषताएं यहाँ पे हेड बना दो, चारित्रिक विशेषताएं। अगर आपके पास में समय है, आप कर सकते हो, तो जो मैंने अभी बना के दिखाया था, एक सूरज बनाना है, उसकी किरणें बिखेरना है, वैसे कर दो। नहीं तो आप सीधा ये वाला तरीका भी अपना सकते हो। अब यहाँ आप लिखो जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और अंत में निष्कर्ष। 4 चारित्रिक विशेषताएं, जैसे कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति, कुशल राजा, ठीक है, सच्चा प्रेमी। इस प्रकार से इनके चरित्र की जो विशेषताएं हैं आपको लिखनी है। जैसे ही आपने 4 लिखी, इनके आगे भी थोड़ा थोड़ा वर्णन करना है। अब आपको ये देखना है, आपको भूमिका भी लिखनी है, आपको निष्कर्ष भी निकालना है, और इन 4 पॉइंट्स जो भी दे रखे हैं आपको, जो आपने लिख लिए यहाँ पे, इन 4 पॉइंट्स के अंदर भी कुछ लिखना है। और मैक्सिमम आपके अधिकतम 1.5 पेज होने चाहिए। तो क्या करोगे, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, 4 नंबर के लिए लिखना जब प्रारंभ करते हैं, उनको इतना ज़्यादा याद है कि उसी के लिए 4 से 5 पेज भर देते हैं। फिर आपके पास में इतना समय कहाँ से रहेगा कि आप पेपर को पूरा कर सको। तो इसलिए कोशिश करो, पॉइंट तो जितने आपके बनते हैं पूरे लिखो, और अंदर का मैटर जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो ज़्यादा आपको अच्छी लग रही है कि ये लाइन लिखनी ज़रूरी है, वही लिखो। फालतू की चीज़ें इसमें मत लिखना। तो ये तो था आपका प्रश्न संख्या 3। इसी प्रकार से तीसरा और चौथा आप कर लोगे। तो कुल इसमें से 4 करने हैं। तो ये हमारी यूनिट यहाँ पे खत्म होती है। पहले यूनिट में पहला प्रश्न 12 का है, दूसरा 8 का है और तीसरा 16 अंकों का है। 36 नंबर। अगर आपने यही तरीका अपनाया तो मेरे हिसाब से यहाँ नंबर कटने की संभावना बहुत कम है। बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे हैं हमने यहाँ से प्रश्न नहीं याद किए, जैसे चंद्रगुप्त की चारित्रिक विशेषता हमने तो याद ही नहीं की, तो कैसे करेंगे। आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी आपके पास में समय भी बहुत कम है। तो आप एक काम करो, ध्रुवस्वामिनी नाटक केवल 50 पेज की बिल्कुल छोटी सी किताब है, उसको एक बार पढ़ जाओ, अखबार की तरह है, कहानी की तरह। वो भी नहीं कर सकते हो तो लगभग 1.5 घंटे के आसपास की एक वीडियो है, यूट्यूब पे जाकर के आप देख सकते हो। तो वो वीडियो देख लो, एक नाटक पूरा रंगमंच पे खेला गया है, वहां से समझ सकते हो। आप कहते हो हम वो भी नहीं कर सकते, तो ये काम करो, मैंने एक वीडियो बना रखी है इसके ऊपर, ध्रुवस्वामिनी नाटक का सार समझा रखा है, ठीक है। वो सार पढ़ो, सार से ही आपके जो अंदर का मैटर है वो आप आराम से लिख सकते हो। मेन बात आपको पॉइंट याद होने चाहिए, और पॉइंटों के लिए जो मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, इसको जो एक लिंक है PDF का वो भी डाल दूंगा। तो आपको करना क्या है, जिस वीडियो में जो भी जरूरत हो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और उसी लिंक से निकाल करके वो वीडियो देख सकते हो। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार पढ़ते ही अखबार की तरह, कहानी की तरह पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे, कोई बड़ी मुश्किल बात इनमें नहीं है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या जो 4 होगी वो आपकी इकाई नंबर 2 से होगी। भक्ति काल है आपका। भक्ति काल में कुल मिलाकर के 6 प्रश्न जो पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं उनमें से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या जो 4 है वो कुल आपके 4 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, और 4 में से करने आपको 2 हैं, एक के लिए अंक निर्धारित हैं 8। तो कुल मिलाकर के यह प्रश्न आपका 16 अंकों का होगा, ठीक है। तो इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, हाँ बहुत सारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की पूछते रहते हैं। आप ये देखो कि कितने हजारों लेखकों, कवियों में से उठा करके सिर्फ एक लेखक आपको दिया गया है
जयशंकर प्रसाद, इसमें से क्या इंपॉर्टेंट होगा, है ना। फिर भी आप चाहते हो अगर अगली यूनिट में से इंपॉर्टेंट मिल जाए, तो कुल मिलाकर के 6 प्रश्न आपके दिए गए हैं। 6 में से 4 प्रश्न तो आपके इस प्रश्न में पूछ रहा है और 4 ही प्रश्न 5वें प्रश्न में पूछेगा। यहाँ भी कहाँ से इंपॉर्टेंट निकाले, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर समय कम है तो कैसे करना है, तो कुल हमारे पास 6 प्रश्न हैं, तो लगातार पहले चारों प्रश्न आप पढ़ सकते हो। कोशिश करना है कि लगातार ही करो, ये नहीं कि पहला कर लिया दूसरा छोड़ दिया, तीसरा कर लिया पांचवा छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है। आपको लगातार करोगे तो वहाँ, क्योंकि अथवा में प्रश्न आते हैं तो पूरी संभावना होती है, किसी भी प्रकार का जो एक रिस्क होता है वो नहीं रहता है। आप जितने भी टोटल होते हैं उनके लगातार आधे कर लो। जैसे 7 प्रश्न जहाँ पे मिले आपको 4 कर लो, 10 मिल रहे हैं 5 कर लो, वही इंपॉर्टेंट होता है। बाकी इनमें से ऐसे मैं तो पेपर बनाने वाला हूँ नहीं कि मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे बता सकता हूँ मैं तो यही प्रश्न बनाने वाला हूँ, ऐसा नहीं होता है कि सभी इसमें जो पुस्तक में दे दिया गया है पाठ्यक्रम में वो सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है। किंतु इनमें से आप परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट निकालना चाहते हो तो शुरुआत से लेकर के अंत तक जो लगातार हैं, पहले आप लगातार 4 कर लो, 7 कुछ रखे हों, तो इसी प्रकार से लगातार से कुल मिलाकर जितने भी हैं उनमें से आधे करने हैं आपको। तो प्रश्न संख्या 4 में आपके इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे दे दिया भक्ति काल की परिस्थितियां लिखो, भक्ति काल की परिस्थितियां, और परिस्थितियों का एक नाम और भी होता है, वो भी ध्यान रखना है। कहीं आप सोचो परिस्थितियां हम पढ़ के गए थे, वहां तो परिस्थितियां आया ही नहीं। परिवेश, परिवेश भी परिस्थितियां ही होती हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना सूर्य की किरण वाला, आप वही तरीका यहाँ पे अपना सकते हो। यहाँ आप लिख सकते हो ऐसे, भक्तिकालीन परिवेश। अब देखो कुल आपको पता होना चाहिए, जहां पर भी परिस्थितियां परिवेश नजर आए तो आपको जो 5-6 पॉइंट होते हैं मुख्य मुख्य, पहला पॉइंट जैसे आप यहां से बना लो 1 2 3 4 5, ठीक है। पहला पॉइंट बनेगा आपका राजनीतिक परिस्थितियां या परिवेश, राजनीतिक परिवेश। दूसरा सामाजिक परिवेश, ठीक है। तीसरा धार्मिक परिवेश, चौथा सांस्कृतिक परिवेश, और पांचवा क्या बनेगा आपका साहित्यिक परिवेश। परिवेश हो या फिर परिस्थितियां हो, एक ही बात है। इस प्रकार से फिर एक एक आप बिंदु को यहां उठा ले आओ और लिखते चले जाओ इनका जो आगे का वर्णन है उसके बारे में। राजनीति कैसी थी भक्ति काल में, समाज कैसा था, धर्म कैसा था, संस्कृति कैसी थी, साहित्य कैसा था, तो उन सब के बारे में यहाँ पे आप लिखो। जैसे एक ये हो गया, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि संत काव्य की प्रवृत्तियां लिखो। बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। सबसे पहले आप डालोगे भूमिका, जैसे इस प्रश्न में भूमिका डालनी थी और उपसंहार अंत में लिखना था आपको। उसी प्रकार से संत काव्य के बारे में आता है तो वही हेडिंग बुला लो। जैसे ये तो था आपका क भाग में, ख आ गया संत काव्य की प्रवृत्तियां। प्रवृत्तियों का भी एक और नाम होता है, क्या कहते हैं उनको हम, विशेषताएं, ठीक है। अगर आपसे प्रवृत्तियां पूछी जाए, संत काव्य हो, सूफी काव्य हो, या फिर आप राम काव्य या कृष्ण काव्य है, तो सबसे पहले आप लिखोगे भूमिका। इसमें आप जैसे संत काव्य के बारे में पूछा गया है तो संत काव्य क्या है, संत शब्द कहाँ से आया है, इसका मतलब क्या होता है, इनकी परिभाषाओं के बारे में ये आप बताओगे इसमें। उसके बाद में आपको फिर वैसे ही जैसे यहाँ पे आपको सर्कल बना लेना है, संत काव्य लिखना है। फिर कम से कम भी आपके 8 पॉइंट यहाँ होने चाहिए, 8 नंबर का है। अब आप सोचोगे 8 नंबर का तो ऊपर वाला भी था, तो इसमें तो भाई बनते ही नहीं 8 पॉइंट, हम कहाँ से बनाएं। तो इसमें तो बहुत सारे पॉइंट बन रहे हैं, 15 से 20 पॉइंट आपके बन जाते हैं।
तो 15 से 20 पॉइंट में आप कम से कम 8 पॉइंट लेके आओ, और वो जो 8 पॉइंट आपको अधिकतम 4 पेज में लिखने हैं, नहीं तो 3 पेज में भी लिखो तो भी चल जाएगा। 4 पेज अधिकतम होने चाहिए, और इसकी भी जो नंबर है वो 8 ही मिलेंगे। तो इस प्रकार से 8 के ये 2 प्रश्न हो गए, 16 अंकों का हमारा ये प्रश्न होगा। प्रश्न संख्या हम 5 की अगर बातें करें तो 5 में बिल्कुल ऐसे ही होगा, कुछ बदलाव नहीं है, बिल्कुल यही प्रश्न पूछे जाएंगे, इसी यूनिट से पूछे जाएंगे। लेकिन करना क्या आपको, वहां जो 8 अंक निर्धारित हैं 8 की जगह पे 5 आ जाएंगे, तो कुल आपके 10 अंक होंगे। वो आप 4 पेज में कर रहे थे, यहाँ पे 2 पेज में 1 लिखो, तो ये 5वां प्रश्न आपका हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। अब करना क्या है, जैसे ये वाला प्रश्न आ गया संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, तो यहाँ हमने 8 पॉइंट विशेषताओं के लिखे थे, वहां आप 5 पॉइंट लिख दो। बिल्कुल 5वां प्रश्न भी आपका ऐसे ही होगा। अब हम बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। अब ये देखो, आप पहली यूनिट थी आपकी जो ध्रुवस्वामिनी नाटक वाली, वो 36 अंक की थी। इसमें क्या है, 16 अंक के तो बड़े प्रश्न जो थे 8-8 नंबर के 2 वो हैं, और 5-5 नंबर के जो 2 हैं वो 10 अंक के हैं। 16 और 10 26 अंक यहाँ तक हो गए। इससे अगली जो यूनिट है हमारी वो होगी आपकी व्यावहारिक हिंदी की, ठीक है। वो हमारी यूनिट है 10 अंकों की, और इसके बाद में ये जो पहले तीनों यूनिट हैं इन्हीं में से वस्तुनिष्ठ अर्थात जो छोटे प्रश्न आपके वो पूछे जाएंगे। वो उनकी जो संख्या प्रश्नों की भी 8 है और अंक भी 8 ही निर्धारित होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये हमारा 80 अंक का इस प्रकार से पेपर बनता है। तो अब हम देखते हैं कि जो प्रश्न संख्या 6 है वो किस प्रकार से करनी। अब देखो प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 और 7 करवाने के बाद में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार से कहाँ कहाँ आपको लाइन छोड़नी है, कैसे प्रश्न लिखना है, कितने नंबर का जो प्रश्न होगा कितने पेज में लिखना है, कितने समय में लिखना है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6 हमारी किस प्रकार से होगी। और ये जो आपकी अंतिम यूनिट है व्यावहारिक हिंदी, वहाँ से पूछे जाएंगे। उनमें जो प्रश्न आपके सिलेबस में दे रखे हैं वो हैं वर्ण क्या है, स्वर व्यंजन क्या होते हैं। अगर आपको वर्ण, स्वर, व्यंजन, भाषा इन सब के बारे में भी जानना है, उनकी भी मैंने वीडियो बना करके अपलोड कर रखी हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके वो भी देख सकते हो। और जिस बच्चे को अभी तक ये भी नहीं पता कि ए आ ई ई किस प्रकार से होते हैं, या किसी के घर में छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए भी मैंने शुरुआत से बिल्कुल शून्य से उठाया है हिंदी के बारे में कि ए अनार से ले करके मैं चाहता हूँ कि ऊपर तक जो नेट तक की जितना भी सिलेबस होता है उसको कवर करवाऊँ। तो शुरुआत से लेकर के मैंने ए अनार से पढ़ाने की कोशिश की है। जिन विद्यार्थियों को अब भी ये नहीं आते वो भी उनको अच्छे से पहले सीख लो। तो आइए देखें छठा प्रश्न आपका व्यवहारिक हिंदी से किस प्रकार से पूछा जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर कौन कौन से होते हैं। तो इसके लिए कोई खास निर्धारित नहीं है पेजों की संख्या कि आप इतने ही पेज में लिखो। हो सकता है आप सिर्फ 2 लाइन में लिख करके 5 अंक निर्धारित जितने दिए गए हैं वो ले सकते हो। तो इसमें कुल आपके 4 प्रश्न देंगे, 2 करने हैं और 1 प्रश्न के 5 अंक निर्धारित हैं। तो 2 के कितने हो गए आपके 10 अंक हो गए इकाई नंबर 3 से, ठीक है। तो पूछे किस प्रकार से जाएंगे, स्वर के बारे में पूछ लिया कि स्वर क्या है, स्वर कौन कौन से होते हैं, तो आप बता दोगे वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उनको स्वर कहते हैं। ऐसे लेकर के अ तक जो 11 स्वर है वो लिख दोगे, आपके 5 नंबर इस प्रकार से भी हो सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए राजभाषा और राष्ट्रभाषा क्या है, तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों के बारे में आप बताओ, तो उनके लिए आप पेज बढ़ा सकते हो। अधिकतम पेज आपको 2 ही रखना है, 2 से ऊपर किसी भी हालत में नहीं लेके जाना है एक प्रश्न के लिए। तो जैसे यहाँ पे दे दिया आपका राष्ट्रभाषा के बारे में लिखो, तो हेडिंग बना लिया आपने यहाँ, जैसे कै का था राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा अंदर क्या लिखोगे आप इसके, जिस देश की जनता सबसे ज्यादा जिस भाषा को बोलती है, जिस भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग करती है वो राष्ट्रभाषा होती है।
वैसे देखा जाए तो हमारी हिंदी को अभी तक भाषा का संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है, फिर भी हम मान लेते हैं वैसे ही कि हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है। तो इसके बारे में आप लिखो, 1 पेज में लिख रहे हो, 1.5 में लिख रहे हो, 2 पेज में, अधिकतम आपको 2 पेज तक लेके जाना है। वो आप देखो कि आप कितना इसमें लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आपका छठा प्रश्न पूछा जाएगा। कै और ख, कै ख गै गै, इनमें से आपको 2 करने हैं। हो सकता है यह पूछ लिया जाए मानक भाषा की विशेषताएं लिखो, ये भी आपके पाठ्यक्रम में है। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियां क्या होते हैं वो भी पाठ्यक्रम में है, वर्तनी क्या होती है वो भी पाठ्यक्रम में है। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और अंतिम जो प्रश्न होगा वो भी मैं साथ साथ एक बार करवाई देता हूं। तो वो कैसे करना आपको, प्रश्न संख्या, सबसे ज्यादा जो गलतियां करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न भी 7वां ही है आपका। ठीक है, तो आपको ये इस प्रकार से करना है, प्रश्न संख्या 7 डाल ली, उत्तर इस साइड डाल लिया और लिखा हुआ मिलेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आपको भी लिख देना है वहां पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, जैसे आपने ये लिखा, अब क्या करोगे आप, कै ख गै गै या फिर रोमन में जो आपके दिए मिलेंगे, 1, फिर 1 लाइन छोड़ दो, 2, फिर 1 लाइन छोड़ो, 3, इस प्रकार से 1 लाइन छोड़ते चले जाओ और अंत में आपका 8वां प्रश्न है। तो वहां तक लगातार लिख लो, आपको ऊपर नीचे नहीं लिखने हैं, कोशिश करो बिल्कुल लगातार लिखो। अब देखो, जो भी प्रश्न आपको आता है वो यहाँ पे लिख दो। जैसे आप कोई और प्रश्न लिख रहे हो, लिखते लिखते उसी प्रश्न में हो सकता है इस प्रश्न का आपको जवाब मिल गया है, तो जल्दी से इस पेज पे आओ और लिख डालो। अगर आप चाहते हो कि इस प्रश्न में सबसे ज़्यादा दिक्कत होने की संभावना है, हमें तो फेल होने का खतरा मंडरा रहा है, तो प्रश्न संख्या जो 7 है वो आप जाते ही पहले पृष्ठ पे लिख डालो। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 प्रश्न लिख लेना। तो 7वां प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके जो कुल अंक निर्धारित हैं 8 ही प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, तो 8 अंक हैं। और ये 8 अंक हो सकता है आपका जो फेल और पास का डिफरेंस है उसको, अगर मान के चलो आपके नंबर आ गए 80 में से 24, आपने ये प्रश्न नहीं किया तो आप फेल हो। अगर एक प्रश्न और कर लिया, सिर्फ ये 2 या 3 मिनट में हो सकता है, तो कितने हो गए, 24 जमा 8 32, आपको पास करवा सकता है। अगर मान के चलो एक बच्चे ने पूरा पेपर कर दिया, पूरे 3 घंटे लगा करके, उसका ये 7वां प्रश्न छूट गया। ठीक है, तो 1 के नंबर जैसे आ गए, पूरा करने के बावजूद भी उसके 60 नंबर। ठीक है, एक बच्चे ने उसी के बराबर किया है लेकिन वो चलते चलते 8वां भी पूरा कर गया, तो उसके नंबर बन जाएंगे 68 68। तो इतना जो अंतर है वो डालेगा आपका 7वां प्रश्न। और फिर विद्यार्थी यहाँ पे लिखने में गलती क्या करते हैं, जैसे पूछ लिया जाएगा यहाँ पे ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है, तो आपको पूरा नहीं लिखना है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी, ना, सिर्फ इतना लिखो जयशंकर प्रसाद। और बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, जैसे ही खुद को पता है लिख लिया, आसपास में देखा उसने तो कुछ और लिख रखा है, अपने वाला काट देंगे, उसका देख के करेंगे, फिर थोड़ी देर में पता चलता है दूसरे और का देख लिया, उसने तो वही लिख रखा जो मैं लिखा, फिर उसको काट देंगे, फिर लिखेंगे। अगर आपने इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में ऐसे कटिंग की तो उसके बाद में चाहे आप कितना भी अच्छा लिख लो, आपके नंबर कटने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ इस प्रश्न में आपको कटिंग नहीं करनी, बिल्कुल कन्फर्म हो जाओ इसका यही उत्तर है तो ही आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो जिस प्रकार से जो पूछा जाए पूरा नहीं लिखना है, जो क्या क्यों कैसे उसी का जवाब यहाँ पे आपको देना है। ठीक है, यहाँ पूछ लिया गया कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ, तो पूरा नहीं लिखना है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन इतने में हुआ, सिर्फ आपको डाल देना है सन 1889 ईस्वी। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा, जैसे भक्ति काल में बढ़ गए, हम आगे आ गए, सूफी काव्य के प्रवर्तक कौन है, आपको लिख देना है केवल मलिक मोहम्मद जायसी। आपसे पूछ लिया संत कवियों में सबसे बड़ा स्थान किसका है, केवल इतना लिखो आप, कबीर, बस। इस प्रकार से जो छोटे प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको लिखने हैं, एक एक लाइन आपको छोड़ने हैं बीच में, ताकि
जो पेपर चेक करने वाला होता है उसको आसानी से समझ में बिल्कुल क्रम से लिखना है। अगर जैसे 3 कर लिए, चौथा नहीं आता, 5वां नहीं आता, छठा आता है तो छठे का कर दो, उसको खाली छोड़ दो। आएगा जब समझ में याद आ गया तो आप उसको फिर से लिख सकते हो। तो ये तो था हमारा प्रश्न पत्र का विश्लेषण, जो कि बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम का था। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कितने पेज में करना है, कितने मिनट में करना है। तो उसके लिए आपको ध्यान से देखना है। यहां देखो आप, अब पहली जो आपकी इकाई है ध्रुव स्वामिनी, उस इकाई का नाम है पहली का ध्रुव स्वामिनी। यह कुल मिलाकर के 36 अंक की है। दूसरी इकाई है आपकी हिंदी साहित्य का भक्ति काल, ये आपकी 26 अंक की है। तीसरी इकाई है आपकी व्यावहारिक हिंदी, और ये इकाई आपकी कुल 10 अंक की है। चौथी इकाई में आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, पहली तीनों इकाइयों के ही प्रश्न होंगे, वो आपकी 8 अंकों की है। कुल आपका 80 अंक का प्रश्न पत्र होगा। 3 घंटे का समय मिलता है आपको। किस प्रकार से करना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो अब देखो, पहला जो प्रश्न है ना, यानी कि प्रश्न नंबर 1, उसके 2 पार्ट हैं। कितने पार्ट है? क पार्ट है या फिर ख पार्ट है, आपको करना है अधिकतम 2 पेज में। तो 2 पार्ट हो गए, तो कुल मिलाकर के पेज हो गए इसके 4। कितने पेज हो गए? 4 पेज में करना है पहला प्रश्न। मिनट की बात करोगे तो एक भाग के लिए 15 मिनट ले सकते हो आप। तो कुल 30 मिनट में आपको ये 4 पेज हर हालत में करने, 30 मिनट, ठीक है। इसके लिए अंक कितने निर्धारित है पहले प्रश्न के लिए? कुल 12। 6 गुणा 2 बराबर है 12। तो पहले प्रश्न में 30 मिनट में पूरा करना, घड़ी आपकी साथ होनी चाहिए, और 4 पेज से ऊपर पूरा प्रश्न नहीं लेके जाना है। इसके 2 भाग है, 2-2 पेज में लिखो आप, तो कर दो। कई बच्चे सोचते हैं कि 2 पेज में नहीं लिखा, चाहे आप 1 पेज में लिखो, लेकिन 2 से ऊपर नहीं होने चाहिए। बात ये है, आप क्या करोगे? प्रसंग भी लिखोगे, व्याख्या भी लिखोगे, और उसके जो साहित्यिक सौंदर्य हैं वो भी लिखोगे। तो लगभग जो तरीका मैंने बताया है उसके हिसाब से आपके 2 पेज बन जाते हैं। नहीं तो 1.5 पेज से ऊपर तो जाएगा ही जाएगा। फिर आप अगले पेज पे लिख करके इस प्रकार से 4 पेज 30 मिनट पहले प्रश्न को दो। प्रश्न संख्या आपकी जो 2 है, उसमें क्या करना है? 8 नंबर का जो आपका प्रश्न है, पेज अधिकतम 4 नहीं तो आप 3 या 4 पेज में इसको लिखो। टाइमिंग कितनी होनी चाहिए? आप कोशिश करो कि एक पेज आपके लिए 5 मिनट में लिखा जाए। अधिकतम इसमें आप लगा लो 20 मिनट। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, पहली 50 मिनट के अंदर 2 प्रश्न कंप्लीट होने चाहिए। तीसरा प्रश्न है इसी यूनिट का, प्रश्न संख्या 3। इसको कितने पेज में करना है? इसके आपके 4 प्रश्न लिखने, 4 पार्ट है, अंदर से 4-4 नंबर के। एक प्रश्न आपका अधिकतम 1.5 पेज का है, गुणा 4, कितने पेज हो जाएंगे? 6 पेज। 6 पेज के लिए टाइमिंग कितनी चाहिए आपको? कम से कम 6×5 = 30। लेकिन आप थोड़ा सा टाइम और ले सकते हो यहाँ पे, तो आपको 40 मिनट मिलती हैं तीसरे प्रश्न के लिए। अब देखो, पहली यूनिट हमारी यहाँ खत्म होती है। कितने पेज भरे और कितने मिनट लिए हमने? 4 पेज पहले प्रश्न के थे हमारे, 4 ही हमने यूज कर रहे दूसरे प्रश्न के लिए, 6 पेज हमने किए तीसरे प्रश्न के लिए। 6, 4, 10 और 4 कुल पेज हमारे 14। मिनट कितने लिए हमने? पहले के लिए 30, फिर 20, फिर 40। 30, 20, 50, 40, 90, यानी कि 14 पेज के लिए हमने 90 मिनट, 1.5 घंटा लगा दिया। और 36 नंबर का काम हमारा पहले 1.5 घंटे में हुआ है। अब देखो अगला क्या करना है आपको। प्रश्न संख्या जो 4 है आपकी, उसमें 8-8 नंबर के जो 2 प्रश्न बड़े करने हैं, 16 अंक निर्धारित हैं। 3 या 4 पेज में एक करना है, 3 या 4 में। तो इस प्रकार से 4 में अधिकतम कर रहे हैं तो 8 पेज लगा लो। और इनकी जो आपकी टाइमिंग है,
आप इनको लेके चलो, जैसे 4 में करें 4 गुणा 5 20 मिनट अधिकतम, तो 20 गुणा 2 40 मिनट हो जाएंगे। 16 अंक का है, 40 मिनट में करना है। 3 से 4 पेज में एक करना है, कुल पेज हो जाएंगे इसके। अगर 4 में कर रहे तो 8, नहीं तो 6 या 7 में। प्रश्न संख्या जो आपकी 5 है, इसमें पेज घटा दो, टाइमिंग भी घट जाएगी आपकी थोड़ी सी, ठीक है। तो यहां आप 1.5 से 2 पेज में एक करो, कुल 3 या 4 पेज में टोटल प्रश्न आपका 5वां होना चाहिए। इसके लिए जो आपकी टाइमिंग है वो रखो आप 20 मिनट, कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये वाली यूनिट भी हमारी खत्म हो गई। इसमें हमने 14 पेज में 90 मिनट ली थी। यहाँ क्या किया हमने, पहले 8 पेज, उसके बाद में 4, 8 और 4 12 पेज हमारे पास। टाइम कितना ले लिया, 40 और 20 60, 12 5 60 मिनट का, ठीक है। तो अब हमारे पास में 9 और 6 15, 150 मिनट हो गई, 2.5 घंटे हो गए। अब देखो हमारे पास आधा घंटा बचा है और प्रश्न कितने बचे हैं, केवल 2। छठा जो प्रश्न होगा वह हो सकता है आपका दोनों पार्ट 10 मिनट में खत्म हो जाए, कई बार हो सकता है 20 मिनट भी लग जाए। तो पेज की संख्या आपकी कोई पाबंदी नहीं है, एक पेज में कर रहे हो, 2 में कर रहे हो, आधे में कर रहे हो, तो इसमें आप टाइमिंग रखो कि आप हर हालत में 15 मिनट में आप दोनों कर लो। 15 मिनट में, पेज की संख्या की कोई पाबंदी यहाँ पे नहीं है। अब हमारे पास 15 मिनट बच गए हैं एक एक नंबर के 8 क्वेश्चन करने के लिए। इन 15 मिनट में से 10 मिनट लगाओ, आराम से करो एक एक नंबर के प्रश्न, जिनकी संख्या 8 है। 8 ही अंक होते हैं। अब आपके जो 5 मिनट बचे हों, बचे नहीं हो, 5 मिनट कभी टीचर साइन करने के लिए आ जाएंगे, कभी आपके कॉन्फिडेंस पे साइन होंगे, कभी थंब लगेगा, तो 5 मिनट आपकी वैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। अब आप ये देखो हमने टोटल पेज कितने लिखे 3 घंटे में, 14 12 26 पेज तो वहाँ हो गए थे। 26 के बाद में एक पेज इनका है छोटे प्रश्नों का, 27। फिर अगर आप चाहो तो 3 पेज मान के चलो छठे प्रश्न के, 27 और 3 30। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि 25 के लेकर के 30 पेज हर हालत में आपको लिखने हैं। अगर मैंने जो तरीका बताया है वैसे ही आपने लिख दिया, अगर 30 पेज तक पहुंच गए तुम, तो मुझे नहीं लगता कि 80 में से 65-70 से कम नंबर किसी बच्चे के आएंगे। हर हालत में 65 से 70 नंबर तो आने ही वाले हैं। और जिसने ये तरीका भी अपनाया है, सही लिख रखा है, राइटिंग भी अच्छी है, वो 80 में से हो सकता है 70-72 के आसपास पहुंच सकता है, 75 के करीब भी जा सकता है। तो ये वो तरीका था बीए प्रथम वर्ष द्वितीय स्तर का। अगली कक्षा में हम करेंगे बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ स्तर का प्रश्न पत्र विश्लेषण। तो आशा करता हूं आज ये आपके मन में जो डर था वो खत्म हो गया होगा कि हम किस प्रकार से अच्छे नंबर ले सकते हैं, किस प्रकार से हमें लिखना होता है, एक प्रश्न के लिए हमें कितने पेज लिखने होते हैं, कितने मिनट में करना होता है। और हाँ, छोड़ना एक भी नहीं है। अगर आपने खाली छोड़ दिया ना, तो कौन उसमें नंबर देगा। कुछ लिख रखा है, इधर उधर से लिख रखा है, इधर उधर का मतलब है कि आपने पढ़ा नहीं है, फिर भी उससे संबंधित कुछ और लिखा है, तो भी कुछ ना कुछ नंबर आने की संभावना होती है। खाली में कोई नंबर नहीं देता है। सभी 7 प्रश्नों को आपको हर हालत में अटेम्प्ट करना है। कई बार बच्चों की मैं कह रहा था गति बिल्कुल धीमी होती है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ अपने पेज की संख्या घटा सकते हो, ज़्यादा नहीं करनी, कम कर सकते हो। 4 पेज बताए 3 कर लो, 3 में भी नहीं लिखा जा रहा, चाहे 2 पेज में लिखो, लेकिन 7 प्रश्न करने बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज की कक्षा का समापन यही हो रहा है। जो विद्यार्थी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।